Hey, hello guys, welcome to our YouTube channel Agriculture NGK. My name is Saurabh Barawal and today's topic is Agriculture Production Economics. इससे पहले मैं 23 टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ FCI एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, वो वीडियोस लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट से वो वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। एज यूजुअल ये लेक्चर भी क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे कंपाइल करके मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर ICAR, JRF, ASRB, NET, SRF, ARS या एनी अदर अपकमिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए 1000 रुपीज़ है फॉर ईच कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको जिस एग्जाम के लिए आप कोर्स परचेज कर रहे हैं उस एग्जाम्स का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी एज इट इज़ क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप एक आइडिया लगा सकें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ आपको वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, उन वीडियोस लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाएगी। हमारी तरफ से मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे सेपरेटली ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें। लास्ट टाइम जब FCI ने अपना एग्जाम कंडक्ट कराया था तो मिस्टर अश्विनी कुमार ने वो एग्जाम क्रैक किया था। उन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ वो एग्जाम क्रैक किया और आज वो एज AGM वर्क कर रहे हैं FCI के अंदर। अगर आप भी FCI का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए अगेन वही फीस होगी 1000 रुपीज़। विद नो फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का जो लेक्चर है में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। देन उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स में बेसिकली क्या होगा कि वो सारी डिफरेंट टर्म्स आ जाएगी जो आपको ये पूरा लेक्चर समझने में हेल्प करेगी। जो टर्म्स होती है काफ़ी सारी, वो सब आप देखेंगे और जिससे आप इजीली लेक्चर को रिटेन कर पाएंगे। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, लॉज कौन से हैं इस लेक्चर के अंदर, लॉज ऑफ रिटर्न, उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न कर करके अलग अलग काफ़ी सारे लॉज हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है रिलेशनशिप्स, फैक्टर प्रोडक्शन रिलेशनशिप द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद फैक्टर रिलेशनशिप एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप। इसके साथ ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होने वाला है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है पूरा लेक्चर एक साथ देखने की, कंटिन्यूएशन में पूरा लेक्चर देखिए, नहीं तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या होती है कि जो प्रिंसिपल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उनको हमें अप्लाई करना है प्रोडक्शन के लिए, तो उसका मतलब होता है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को, माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना प्रोडक्शन के लिए, तो वो हो जाएगा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे बात आती है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो ये बात समझनी भी ज़रूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पूरे अगर हम कहें तो पूरे नेशनल लेवल पे होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो इंडिविजुअल मार्केट आती है, एक इंडिविजुअल मार्केट या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक इंडिविजुअल फर्म जिसके लिए उसका इनपुट कितना जा रहा है, उसकी आउटपुट कितनी आ रही है, वो कितना फ्रीक्वेंटली वर्क कर रहा है, कितनी उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है, कितना उसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है, कितनी उसकी डिमांड है, ये सब देखना माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा कि कैसे हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, कैसे आउटपुट बढ़ा सकते हैं, इनपुट घटा सकते हैं। ये सब पूरा काम आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरी जितनी भी एक कंट्री की, नेशन की एक मार्केट्स हैं, वो सब एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होती है। कि इंडिया की या फिर किसी भी कंट्री की GDP कितनी है, या फिर हम बात करें कि इसके अंदर इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कितना है, इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इसके अंदर ग्रोथ कितना है, ये सेवरल फैक्टर पढ़े जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ से एक चीज़ कवर होती है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स चॉइस आर अप्लाइड टू यूज रिसोर्सेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट। इन सब रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स का यूज़ करना अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, तो वो हो जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नंबर 1 बात हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, पता लगाने में हेल्प करेगा कि द कंडीशन दैट गिव्स द ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, लेबर, लैंड एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, लाइवस्टॉक और अलाइड एंटरप्राइजेज। कि वो कौन सी कंडीशन है एक
आउटले बनाने में हमें मदद करेगा कि इनका किस तरह यूज़ करें, कैसे यूज़ करें ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। हमें ये पता लगाने में मदद करेगा कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम ऑप्टिममली कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कितना ऑप्टिममली यूज़ कर रहे हैं। हमें ये एनालाइज करने में मदद करेगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन पैटर्न है, रिसोर्सेज हैं, हम उनको कितने वे में कैसे यूज़ कर रहे हैं, और ये एक्सप्लेन करेगा कि हम किन मेथड से एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज है हम उनका ऑप्टिमम वे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इसके बस यही हो सकता है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको बेटर वे में कैसे यूज़ करें, बस सिंपल यही है। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स, जो मैंने बताया था कि कुछ हम टर्म्स पढ़ेंगे, वो टर्म्स ये हैं। तो सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज कोई भी कमोडिटी या गुड्स किसी भी फर्म के अंदर प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले जितने भी कमोडिटी हो गई या गुड्स हो गए, कुछ भी हो गए रिसोर्सेज जो हम एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं, वो सारे हो गए रिसोर्सेज। अब एक होता है रिसोर्सेज, एक होता है सर्विस, और जब इनको मिला देते हैं रिसोर्सेज सर्विस, तो ये सर्विस ही होती है। ये वो सर्विसेज होती है किसी भी फार्म के अंदर, किसी भी पार्टी के अंदर, जो हम किसी पार्टी को प्रोवाइड करते हैं या फिर किसी भी दूसरी फर्म को, इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं एनी एक्ट वगैरह, जो कि मतलब फिजिकल नहीं होती है। जैसे कमोडिटी और गुड्स तो फिजिकल हो गए, जो फिजिकल नहीं है वो कोई भी सर्विस जो हम दूसरी पार्टी को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस हो जाएगा, रिसोर्स सर्विस। अब ये रिसोर्सेज होते हैं 4 टाइप के होते हैं, वैसे तो दो अलग टाइप हैं ये, फिक्स रिसोर्सेज और वेरिएबल रिसोर्सेज, फ्लो रिसोर्सेज। फिक्स रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो रिमेन सेम रिगार्डलेस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वो रिसोर्सेज जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो हमेशा फिक्स ही रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा किस लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है, वो फिक्स ही रहेंगे। जैसे कि इसका मतलब क्या है कि अगर द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द दीज रिसोर्सेज, जो आउटपुट होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जितना आउटपुट आ रहा है वो डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्टली इन रिसोर्सेज के ऊपर। नंबर 2 बात, कॉस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू दीज रिसोर्सेज, जो इन रिसोर्सेज की कॉस्ट होती है वो होती है, उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जो फिक्स रिसोर्सेज एग्जिस्ट ओनली इन द शॉर्ट रन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो फिक्स रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ शॉर्ट रन में काम आते हैं, मतलब वो शॉर्ट रन में ही होते हैं। फिक्स रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म में ज़ीरो होते हैं। तो एग्जांपल क्या है फिक्स रिसोर्सेज के, लैंड, मशीनरी, फार्म बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इम्प्लीमेंट, लाइव स्टॉक, ये सब फिक्स रिसोर्सेज हैं। आप अच्छे से चाहे इनको रटिए चाहे समझिए, पर कुछ भी करिए, पर इनको याद रखिए कि फिक्स रिसोर्सेज का एग्जांपल लैंड है, मशीनरी है, फार्म बिल्डिंग्स है, इक्विपमेंट्स है, इम्प्लीमेंट्स है, लाइव स्टॉक है। उसके बाद है वेरिएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं, विच आर वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो वेरी करेंगे लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड होगा दीज रिसोर्सेज के ऊपर। जो कॉस्ट होगी इनकी रिसोर्सेज को, उनको वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। जो वेरिएबल रिसोर्सेज है ये एग्जिस्ट करते हैं बोथ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के जो एंटरप्राइजेज होते हैं उन दोनों में ही वेरिएबल रिसोर्सेज होते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोडक्शन केमिकल्स, फार्म यार्ड मैन्योर्स, फीड्स, मेडिसिन्स, ईटीसी, ये सब वेरिएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है। सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस है यहाँ पे, क्योंकि अभी आज पूरे दिन से बारिश हो रही है, तो अगर आपको थोड़ा बाहर से जो बारिश की आवाज़ आ रही है इसकी थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा टॉलरेट करें। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लो रिसोर्सेज। फ्लो रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि फ्लो में चलते रहते हैं। इसका मतलब नहीं है हमेशा अवेलेबल हैं, वो ये है कि जब वो है उसी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, उनको स्टोर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्टोर्ड और स्टॉक्ड फॉर फ्यूचर। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि लेबर हो गया, सनशाइन हो गया, लैंड हो गया, फार्म बिल्डिंग्स होगी, मशीनरी होगी, इक्विपमेंट होगी। फ्लो रिसोर्सेज, लेबर और सनशाइन आप मान सकते हो कि जब सुखाने का टाइम आता है गेहूं वगैरह को, तो उस टाइम पे जितनी धूप होती है वो और किसी मंथ में नहीं होती। तो वही बात है, कई बार ऐसा होता है लैंड और फार्म बिल्डिंग्स, मशीनरी और इक्विपमेंट ये भी फ्लो रिसोर्सेज में हो जाते हैं कि ये रिसोर्सेज हम स्टॉक में नहीं रख सकते, ये हमें जब हमारे पास अवेलेबल हैं तभी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं विच आर नॉट यूज्ड इन वन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, कैन बी स्टोर्ड, जिनको स्टोर किया जा सकता है। एग्जाम्पल सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, फीड्स हो गए, मैन्योर्स हो गया,
प्लांट प्रोडक्शन केमिकल्स हो गए, जो ये नहीं है कि बस एक पीरियड में यूज़ होंगे उसके बाद कभी यूज़ ही नहीं होंगे। ये वो हैं जिनको स्टोर करके रख सकते हैं और नेक्स्ट पीरियड के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर बोथ, कुछ ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि बोथ फ्लो में और स्टॉक में आते हैं। वेदर अ सर्विस शुड बी डिफाइंड एज फ्लो और स्टॉक, जो सर्विस होती हैं कि वो या तो हम स्टॉक में या फिर हम फ्लो में, दोनों में ही डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, टाइम पीरियड के कंसिडर करके कि वो लॉन्ग रन है या शॉर्ट रन है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे जो कि बोथ में आ जाते हैं? मैंने आपको बताया था लैंड कई बार यूज हो जाता है शॉर्ट में, सॉरी फ्लो में, और कई बार हो जाता है स्टॉक में, तो हम इनको दोनों में ले सकते हैं। लैंड, मशीनरी और बिल्डिंग, आपको इसी चीज़ की कन्फ्यूजन होगी, मैंने वहाँ पे बताया था और यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि लैंड, मशीनरी और बिल्डिंग ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि फ्लो और स्टॉक दोनों में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की, या फिर जिसको हम कह सकते हैं प्रोडक्शन पीरियड, कि वो कितना लंबा है पीरियड या फिर शॉर्ट है। अगर हम शॉर्ट प्रोडक्शन पीरियड की बात करें, द प्लानिंग पीरियड ड्यूरिंग विच वन और मोर रिसोर्सेज आर फिक्स्ड while other are variable resources, the output can be varied only by the intensive use of fixed resources। शॉर्ट प्रोडक्शन पीरियड की जब बात होती है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक या दो रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो फिक्स होंगे, शॉर्ट की बात हो रही है, और बाकी जितने भी रिसोर्स होंगे वो वेरिएबल हो गए शॉर्ट पीरियड की। और इसके अंदर शॉर्ट प्रोडक्शन पीरियड के अंदर आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? वो है इंटेंसिव यूज ऑफ फिक्स रिसोर्सेज, फिक्स रिसोर्सेज के ऊपर आउटपुट डिपेंड करता है। ये दो बातें बिल्कुल अपने दिमाग में सटा लीजिए कि शॉर्ट प्रोडक्शन पीरियड के अंदर जो आउटपुट है वो फिक्स रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके अंदर सिर्फ एक या दो ही फिक्स रिसोर्सेज होते हैं और सारे वेरिएबल होते हैं, और उसी फिक्स रिसोर्स पे वो डिपेंड करता है। इसके लिए फॉर्मूला हो गया, जो x1 और x2 है ये वेरिएबल है, ये रहे दो, और इसके बाद स्लैश लगा के हमने x3 से xn तक लिखा है, ये फिक्स्ड है। उसके बाद है जब लॉन्ग रन प्रोडक्शन पीरियड की बात करें, रिसोर्सेज कैन बी वेरिड, प्लानिंग पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल द रिसोर्सेज कैन बी वेरिड। मतलब लॉन्ग रन पीरियड के अंदर फिक्स रिसोर्सेज बहुत ही कम या ना के बराबर होता है, और ज़्यादातर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे वेरिएबल रिसोर्सेज होते हैं, x1 to x9 सब इसमें वेरिएबल है। अब इसके बाद है फोर्थ अपनी टर्म कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। एक होता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कल्टीवेशन की बात जहाँ पे आ गई वहाँ पे आ जाएगा पर एकड़ या फिर पर हेक्टेयर, कितना प्रोड्यूस हुआ है पर एकड़ या फिर पर हेक्टेयर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आ जाएगी कि कितना इनपुट लगा के कितना प्रोडक्ट मिला है, आउटपुट मिला है, तो इसमें आ जाएगा पर क्विंटल। उसके बाद सिक्स्थ टर्म है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको पता ही है, एफिशिएंसी क्या होती है कि हम कितना आउटपुट ले रहे हैं पर यूनिट ऑफ इनपुट पे। अब इसी तरह ये एफिशिएंसी दो टाइप की है, एक टेक्निकल एफिशिएंसी और दूसरी है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एक तीसरी है एक अलग तरह की एफिशिएंसी, वो है एलोकेटिव एफिशिएंसी। टेक्निकल एफिशिएंसी में क्या आ जाता है? टेक्निकल एफिशिएंसी में आ जाता है कि टोटल आउटपुट और क्वांटिटी ऑफ इनपुट, टोटल आउटपुट बाय टोटल इनपुट, ये आ जाएगा टेक्निकल। इकोनॉमिक्स में इनकी वैल्यू, टोटल आउटपुट की जितनी वैल्यू है और टोटल इनपुट की जितनी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे, रेशो ले लेंगे तो वो आ जाएगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम उनको कितना इफेक्टिवली, कितना ऑप्टिमम यूज वे में यूज कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी। उसके बाद सेवंथ टर्म है मोनो पीरियड रिसोर्सेज और पॉली पीरियड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो सिंगल प्रोडक्शन पीरियड में यूज होते हैं उनको मोनो पीरियड रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि सीड्स हो गया, फीड हो गया, फ्यूल हो गया, फर्टिलाइजर, मैन्योर, प्लांट प्रोटेक्शन, केमिकल, सम आर एग्जांपल ऑफ मोनो पीरियड रिसोर्सेज। पॉली पीरियड रिसोर्सेज मतलब वो पीरियड पे डिपेंड नहीं हो रहा, वो काफ़ी सारे पीरियड्स में यूज हो सकता है, जैसे कि लैंड हो गया, लैंड के साथ लेबर भी लिख सकते हैं और बिल्डिंग भी लिख सकते हैं। इसको पीरियड से मतलब नहीं है, एक पीरियड, दो पीरियड, ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि काफ़ी सारे पीरियड्स तक चलते रहते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन छोटी सी चीज़ है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसके बीच में? कि जो इनपुट है और जो आउटपुट है,
उसके बीच में प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप है। प्रोडक्शन फंक्शन इज ए टेक्निकल और मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिस्क्राइबिंग द मैनर एंड एक्सटेंट एट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ इनपुट सर्विस यूज्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और गिवन पीरियड। ये रिलेशनशिप है कि किस मैनर में, कितने एक्सटेंट में एक आउटपुट डिपेंड करता है एक किसी वेरिएबल या फिर किसी भी इनपुट के ऊपर। मोस्टली इसके जितने भी हम केस पढ़ेंगे उसमें हम करेंगे कि सिर्फ एक इनपुट को वेरिएबल रख लेंगे और सारे इनपुट को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ताकि हम ये पता कर सकें कि ये जो इनपुट है इसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, किस लेवल का, किस एक्सटेंट का इफेक्ट पड़ रहा है अपने प्रोडक्शन के ऊपर। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक होता है डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट प्रोडक्शन फंक्शन। जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, दिस इज ऑब्टेन्ड फॉर दोज इनपुट विच कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर यूनिट्स। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है कि इसमें वो इनपुट्स यूज करते हैं जो कि हम स्प्लिट डोजेज में, स्प्लिट डोजेज का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है, या फिर हम यूनिट्स में हम इसको यूज करते हैं। ऑल दोज इनपुट्स विच आर मेजरेबल गिव रेज टू कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे कि फर्टिलाइजर स्प्लिट डोजेज में, अब जिसको पता है वो ये भी समझ गया होगा कि नाइट्रोजन को हम स्प्लिट डोजेज में डालते हैं। बेसिकली 3 स्प्लिट डोजेज होती है, कभी बाद में बात करेंगे। फर्टिलाइजर, सीड्स, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, मैन्योर, फीड्स, ये सब स्प्लिट डोजेज में मतलब कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन में है। डिसकंटिन्यूअस में मतलब इसका ये होता है कि किसी भी होल नंबर में 1 या 2 बार मैक्सिमम ये यूज किए जाते हैं। सच फंक्शन आर ऑब्टेन रिसोर्स वर्क यूनिट विच आर यूज्ड देन इन अ होल नंबर, मोस्टली 1 बार या 2 बार। अब उसके बाद है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन सेम वही है, प्रोडक्शन फंक्शन की बात आ गई, बाकी सब सेम है। प्रोडक्शन फंक्शन इन विच सम इनपुट्स और रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, जिसके अंदर कुछ इनपुट और रिसोर्सेज फिक्स्ड होते हैं और बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो इसका एग्जांपल है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये भी। उसके बाद लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन इन ऑल फैक्टर्स आर सेम, वही बात है, बस यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन का नाम आ गया है पर काम सारा वही है, इसमें सारे ही वेरिएबल है। रिटर्न ऑफ स्केल, ये इसका एग्जांपल आ जाएगा। अब पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स ये 3 है, कुछ खास नहीं है, जो नाम है वही बता रहे हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या है, प्रोडक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट। द लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑपरेट ऑन अकाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन प्रोपोर्शन in which various factor can be combined for purpose of production। लॉ ऑफ रिटर्न मैंने आपको बताया था एक छोटी सी बात कि जब भी हम इन लॉज की बात करेंगे, जब भी हम रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज करने की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे कि किसी भी एक इनपुट को वैरिड रख लेंगे, उसको ही घटा बढ़ा के देखेंगे, और बाकी जो सारे इनपुट है उनको हम फिक्स कर लेंगे। तो ऐसे ही हमने 3 बनाए हैं लॉ ऑफ रिटर्न, मतलब हमने नहीं बनाए, मतलब ऐसे ही 3 लॉ ऑफ रिटर्न्स है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। नाम से सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अब इनको देख भी लेते हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब जब भी हम सारे को फिक्स रख के जो एक वेरिएबल है उसको जब हम बढ़ाएंगे तो उसके साथ टोटल प्रोडक्शन भी प्रीवियस यूनिट के कंपेयर में बढ़ेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये इनपुट x है, x जब पहले 1 यूनिट दिया गया, उसके बाद 2 यूनिट, पर 3 यूनिट, 4, मतलब प्रीवियस यूनिट से 1 बढ़ के आ रहा है, प्रीवियस यूनिट से 1 बढ़ के आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है चेंज इन इनपुट देन प्रीवियस यूनिट, ठीक है, चेंज इन इनपुट। तो ये 1 है, 1 से बढ़ के 1 में 1 ही बढ़ा है तो 2 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 2 से 1 ही बढ़ा तो यहाँ पे भी 1 आ गया। ऐसे कर करके 1 होता जा रहा है। पर आउटपुट में कितना इफेक्ट पड़ रहा है, जो आउटपुट पहले से जो 1 यूनिट के इनपुट से उससे 2 था, आउटपुट 2 आया तो 6, और जब इसका आउटपुट में चेंज कितना आया, आउटपुट में चेंज आया इसका 4। 6 से 12 पे कितने का आया, 6 का। 12 से 20 पे कितने आया, 8 का। तो ऐसे ही हम निकालेंगे कि जब हम चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट का हम जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा मार्जिनल, ये है मार्जिनल, ये सब पढ़ेंगे आगे, अभी डरना मत। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, ठीक है। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन की बात करें तो वो 2, 4, 6, 8, 10, मतलब एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द
इनपुट हम जैसे ही एक पर्टिकुलर अमाउंट में सक्सेसिव वे में इनपुट बढ़ा रहे हैं, उससे सक्सेसिवली प्रोडक्ट का आउटकम भी बढ़ने लग रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ने लग रहा है। ठीक है, तो एवरी यूनिट से बढ़ता जा रहा है, कहीं पे घट नहीं रहा, कहीं पे जीरो नहीं हो रहा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है जब भी हम एक एक यूनिट बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे केसेस होते हैं वहां पे हर यूनिट के साथ प्रोडक्शन बढ़ता है। और इसके लिए जो ग्राफ है वो ये है, और ये बात जरूर याद रखना, ग्राफ कौन सा है, किस टाइप का ग्राफ है। जैसे फर्स्ट लो था वैसे ही ये सेकंड लो है, लो ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसमें क्या होगा, जो रिटर्न होगा एवरी सक्सेसिव इनपुट यूनिट जब हम ऐड करेंगे तो उस पर जो रिटर्न होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसके बाद सेकंड यूनिट, मतलब एक यूनिट ऐड हुई है, सेकंड के बाद थर्ड यूनिट मतलब सेकंड में एक और यूनिट ऐड हुई है। ये हर बार एक यूनिट ऐड होती जा रही है, और हर बार एक यूनिट ऐड होने से कितना डिफरेंस, मतलब कितना आउटपुट में डिफरेंस कितना आ रहा है, वो है 10 यूनिट का। तो हर एक यूनिट ऐड होने से 10 यूनिट का कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है आउटपुट के अंदर। तो यही है लो ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न। और इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद तीसरा लो, बिल्कुल आसान उसी की तरह, थर्ड वन इज लो ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। लो ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है कि जैसे कि आप सक्सेसिव यूनिट ऐड करते जाओगे इनपुट की, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, तो हर एक यूनिट ऐड होने पे जो आउटपुट है वो सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहा है 5 यूनिट के गैप पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जिसको हम MPP बोलते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर हर एक सक्सेसिव यूनिट इनपुट ऐड करने पे अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लो डिक्रीजिंग रिटर्न। और इसके लिए जो ग्राफ होगा वो ये होगा। उसके बाद सबसे मेजर पार्ट, जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें मैं बोल रहा था कि 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो वो आते हैं फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। इस पार्ट से ही, अकेले इस पार्ट से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से देखना, लिखा हुआ है इसमें 1000 लाइनें लिखी होंगी, पर मैं आपको कुछ 100 लाइनें अपने आप से बताऊंगा समझाते हुए। तो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, जो चाहते हैं कि हम तो सिर से पैर तक सब कुछ याद रखें, तो वो मेरी बातों पे ध्यान ना दे और जो लिखा हुआ है उसको पढ़े। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ पढ़ना है, कम पढ़ना है और उसको ज़्यादा रिटेन करना है, तो वो मेरी बातों पे ध्यान दे और पढ़ा हुआ बाद में एक बार देख लेना कि फिर से रिवाइज करने के टाइम पे अगर आपको लगे कि सुनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो पहला है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशनशिप है फैक्टर और प्रोडक्ट का, तो वो रिलेशनशिप इसमें क्या दिखाएगा, क्या डील करेगा, एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर डील करेंगे कि किस फैक्टर की वजह से कितना प्रोडक्शन आ रहा है, कितना प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। इसको अगर हम दिखाएं अलजेब्रिक फॉर्म में तो ये आएगा y मतलब आउटपुट, f मतलब कांस्टेंट, और ये x1, x2, x3, xn ये है। तो इसमें एक होगा वेरिएबल और सारे होंगे कांस्टेंट। तो x1 अपना वेरिएबल है, उसके बाद सब के सब कांस्टेंट। और ये जो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है ये कौन डिस्क्राइब करता है, तो इसके लिए एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट लो है लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, एक्चुअली बैचलर्स कर रहे हैं, अगर आप बैचलर्स पढ़ रहे हैं और आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यूनी के लिए, तो आपको ये वाला लो बिल्कुल याद रखना है। क्योंकि जब मैं बैचलर कर रहा था तो उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 5-10 नंबर से कम में नहीं पूछा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि वन प्रोडक्टिव सर्विस इज इंक्रीज्ड बाय इक्वल इंक्रीमेंट विद क्वांटिटी ऑफ अदर रिसोर्स सर्विस हेल्ड कांस्टेंट। द इंक्रीमेंट टू टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज एट फर्स्ट बट विल डिक्रीज आफ्टर सर्टेन पॉइंट। बस यही पॉइंट याद रखने का है कि जब हम एक इनपुट को वेरिएबल रखेंगे, दूसरे को और बाकियों को कांस्टेंट रखेंगे, और जब हम उसको कंटिन्यूसली ऐड करते जाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि वो प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहेगा, पर बाद में वो एक सर्टेन रेट से डिक्रीज होता जाएगा प्रोडक्शन। ठीक है, इसको देखने के लिए ये
एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से याद रखिए। लेबर का एग्जाम्पल लिया गया है, आप फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इरिगेशन का, जिसका मन करे सब में ये ग्राफ लगेगा ही लगेगा। तो जब हमारे पास लेबर जीरो थी, टोटल प्रोडक्शन हमारा जीरो था और मार्जिनल प्रोडक्ट भी उससे जीरो ही था। जब हमने एक लेबर रखी तो हमारा प्रोडक्ट हुआ 20 और टोटल प्रोडक्ट और एक ऐड करने के बाद प्रोडक्शन जितना आया है उसका डिफरेंस है 20, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी 20 हो गया। जब हमने 2 लेबर रखी तो कितना इंक्रीज हुआ है, 20 से 50 हो गया, मतलब नई लेबर रखने की वजह से कितना ऐड हुआ प्रोडक्शन में, 30, तो मार्जिनल प्रोडक्ट 30 हो गया। अगर क्वेश्चन भी नॉर्मली भी पूछा जाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है कि उससे पहले वाली यूनिट में से कितना प्रोडक्ट मिल रहा था वो माइनस कर दो। जब तीसरा यूज हुआ तो 75, 25, देखिए पहले बढ़ा है फिर घटने लगा है, घटने लगा है, घटने लगा है, घटने लगा है, फिर जीरो हो गया। और अब आप ये याद रखिए, जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है उस पॉइंट पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन जिस टाइम पे, जिस पॉइंट पे जीरो होता है उस पॉइंट पे टोटल फिजिकल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, ये याद रखिए। इस टेबल से दूसरी बात क्या पता चलती है कि मार्जिनल प्रोडक्शन माइनस में भी जा सकता है, और कोई ऐसा प्रोडक्शन या फिर कोई ऐसी यूनिट नहीं है जो माइनस में जाएगी, ना ही एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ना ही टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज द ओनली वन जो माइनस में चली जाती है, ठीक है। तो हम आगे यूनिट ऐड करते गए इनपुट की, पर माइनस में चला गया। अब इसमें 3 फेज देखने हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और ये है थर्ड फेज। अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट फेज था जब हमारा कुछ इतना मानिए आप, ये तो वैसे पूरा फर्स्ट फेज है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक इंक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ने लग रहा है, इंक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ने लग रहा है। तो फर्स्ट फेज हो गया मोस्ट प्रोडक्टिव फेज, ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा वो भी इंक्रीजिंग रेट से। जो सेकंड फेज है उसके अंदर देखिए अभी तक बढ़ रहा था पर उसके बाद नीचे भी होने लगा है, मतलब बढ़ रहा है। ये जितना स्टीप बढ़ा है, ये जितना स्टीप बढ़ा है, ये इसको ऐसे जाना था पर ये उतना ऐसे नहीं गया है, उतना इस एंगल पे नहीं गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि इंक्रीमेंट तो हो रहा है प्रोडक्शन में, पर उस रेट से नहीं हो रहा है जिस रेट से पहली स्टेज में था। तो सेकंड स्टेज में जो इंक्रीमेंट होगा प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन रेट प्रोडक्शन जो रेट है, रेट कम हो जाएगा पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा था पर यहाँ पे प्रोडक्शन रेट थोड़ा कम हो गया है। अब ये कम होता हो गया, इस फेज पर आके, इस फेज पे आके थर्ड स्टेज में क्या होगा कि प्रोडक्शन ही कम होने लग जाएगा, प्रोडक्शन ही कम होने लग जाएगा विद अ इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट इंक्रीज हो रहा है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है पर जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है पर रेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन विद इंक्रीज रेट, यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग रेट, और यहाँ पे प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग रेट। मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आप इसको अच्छे से समझ के चले। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एग्रीकल्चर में क्यों यूज किया जाता है, ये पार्ट उनके लिए है जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, तो अब वो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं जो आने वाले टॉपिक में काफी अहम भूमिका निभाएंगे। पहला है टोटल प्रोडक्ट और दूसरा है एवरेज प्रोडक्ट और तीसरा है मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंडिकेट टेक्निकल एफिशिएंसी टू फिक्स्ड रिसोर्सेज ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज। अगर हम सीधी भाषा में बात करें कि टोटल प्रोडक्ट वो होता है जो है किसी भी रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज करने पे। एवरेज प्रोडक्ट वो होता है, ये एक रेशो है किसका, टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल इनपुट का, कितना प्रोडक्ट आया है और कितना इनपुट यूज हुआ है, इसका एवरेज प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बाय टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल इनपुट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इससे एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या होगा, फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है पर इसमें चेंज आ जाएगा, मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन प्रोडक्ट
और चेंज इन इनपुट, मतलब सक्सेसिव यूनिट के साथ हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये जो हमारी टेबल है, तो ये 3 है, ये 4 है और ये 2 है। यूनिट 3 थी इनपुट की उस टाइम पे जो प्रोडक्ट था, और जब हमने 4 की तो इसमें कितना चेंज आया है और हमने इनपुट में कितना चेंज किया है, इन दोनों के रेशो को, तो इस चीज़ के रेशो को बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन इनपुट लेवल। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इसके लिए वैसे तो आप पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं चाहता हूँ पढ़े ना हम इसको समझे अच्छे से, तो यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट था कि रिलेशनशिप हमने देखना है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ। तो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस है, वो देखते हैं। कि आप देख रहे हो कि इस पार्ट तक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट यहाँ पे ही क्यों है, ये कहीं और क्यों नहीं है? इसका पॉइंट ये है कि जिस टाइम पे ये जो अपना मार्जिनल प्रोडक्ट है, देखिए जैसे कि ये मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन है, ये ठीक है, तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, आप देख सकते हैं। तो इसी पॉइंट से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता चलता है कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वही पॉइंट होगा जब हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि नंबर 1 बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब मिलेगा? जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है। नंबर 2 बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो टोटल प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो टोटल प्रोडक्ट वाली कर्व के ऊपर मिलेगा। नंबर 3 याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज के अंदर जो फर्स्ट स्टेज होगी उसके अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग रेट, ये हमने अभी पढ़ा है। नंबर 4 याद रखने वाली बात क्या है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट स्टेज के अंदर मैक्सिमम होगा। मैंने ये पॉइंट आपको इसलिए नोट करवाए हैं ताकि आप इनको स्पेसिफिकली याद रख सकें, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आज तक रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। तो आप इन पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। अभी मैं स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए भी करवाऊंगा, पर अभी हमारा रिलेशन चल रहा था मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के लिए। तो उसका रिलेशन यहाँ पे था नंबर 1 बात के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आता है? जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा पर टोटल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। एक बात कंफर्म हो गई। दूसरी बात कंफर्म क्या हुई कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा, देखिए आप ये मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन है और ये छू रही है इस एक्स एक्सिस को, और जहां पे ये छू रही है मतलब ये 0 है। तो जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा उसी पॉइंट पे अपना टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। मतलब जब मार्जिनल प्रोडक्ट होगा 0 तो जो अपना टोटल प्रोडक्ट वो होगा मैक्सिमम। तो ये भी बात याद रखिए, 5वीं बात। तो ये 5 पॉइंट है, ये 5 गोल्डन पॉइंट है, इनको कभी मत भूलना। तो इसी के साथ हमारा पहला रिलेशन खत्म होता है, किसका? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पर जो मेन पॉइंट थे वो मैंने बता दिया। अब दूसरा पार्ट है कि रिलेशनशिप हमें देखनी है मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में। तो हम फिर से देखते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे। जो मेन पॉइंट है याद रखने वाला वो ये है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बराबर होते हैं तो इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। उसके बाद व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेस। देखिए जब मार्जिनल प्रोडक्ट, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम होगा। देखिए अभी तक जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो ज़्यादा जा रहा था, ये
क्योंकि ये एवरेज प्रोडक्ट है ये कम है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है ये ज़्यादा है। पर जैसे ही ये सेकंड स्टेज में आता है तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम हो जाता है, और जब एवरेज प्रोडक्ट से कम होगा उस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज होने लग जाएगा। अभी तक ये इंक्रीज होने लग रहा था, पर जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम होता है उस पॉइंट से एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज होने लग जाता है। पर पॉइंट ये नोट करने वाला है कि एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा और ना ही कभी नेगेटिव होगा। जो जीरो होगा और नेगेटिव होगा वो सिर्फ एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब इसी के साथ एफिशिएंसी वाला पार्ट शुरू करते हैं। जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बराबर होंगे तो एफिशिएंसी 1 होगी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्ट बाय एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जब एफिशिएंसी 1 कब होगी, एफिशिएंसी 1 होगी जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट 1 होगा, बराबर होंगे। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये एवरेज प्रोडक्ट है, ये इस पॉइंट पे एस पॉइंट पे बराबर है। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो उसी टाइम पे एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, आपको पता ही है। उसके बाद है जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तो उस टाइम पे एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी। और ये किस पॉइंट पे है, ये ए पॉइंट पे है। 1 के अंदर हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा रहा है। आप इधर देख सकते हैं ये जो स्टेज 1 है इसके अंदर एफिशिएंसी मोर देन 1 है। इस पॉइंट पे है 0 तो एफिशिएंसी 1 to 0 हो जाएगी इसमें, और इसमें हो जाएगी 0 to माइनस एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए कि जो स्टेज 1 के अंदर जो एफिशिएंसी है वो मोर देन 1 है, स्टेज 2 के अंदर जो एफिशिएंसी है वो 0 to 1 है, और जो स्टेज 3 के अंदर एफिशिएंसी है वो लेस देन 1 है। तो ये पॉइंट याद रखिए, जो 5 पॉइंट बताए थे वो याद रखिए, और ये स्टेजेस याद रखिए, ठीक है। अब इन स्टेजेस के हिसाब से एक और पॉइंट आता है रेशनल इर्रेशनल जोन। इर्रेशनल और रेशनल जोन का कंसेप्ट ऐसा है कि जो जोन सबसे सूटेबल होगा कि आप इस पॉइंट पे अपना प्रोडक्शन रोक सकते हैं वही जोन होगा रेशनल जोन। और जो ऐसा जोन, जो ऐसी स्टेज, ऐसा पॉइंट जहां पे आप अपना प्रोडक्शन रोक नहीं सकते वो होगा इर्रेशनल जोन। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जोन है, फर्स्ट जोन में कंटिन्यूअसली जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, वो भी इंक्रीजिंग रेट के साथ। तो क्या आपको लगता है ये सूटेबल टाइम है अपने प्रोडक्शन को रोकने का? नहीं। तो ये होगा इर्रेशनल जोन। जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है पर एक डिक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है। जो थर्ड जोन है उसके अंदर प्रोडक्शन घट रहा है और वो भी इंक्रीजिंग रेट के साथ। तो आपको लगता है इस स्टेज में प्रोडक्शन घट रहा है, हमारा फायदा नहीं हो रहा, ऑलरेडी हमारा नुकसान होना शुरू हो चुका है, और वो भी एक इंक्रीजिंग रेट के साथ। हम जितना देर रुकेंगे उतना ज्यादा हमारा नुकसान होगा। तो क्यों ना हम इस जोन में एंटर ही ना करें, हम अपना प्रोडक्शन इस जोन में इस स्टेज के ऊपर रोक देते हैं। तो ये सबसे सूटेबल स्टेज होगी प्रोडक्शन रोकने के लिए, ताकि हमें 1% भी नुकसान फेस ना करना पड़े और हम प्रॉफिट के अंदर ही अपना प्रोडक्शन रोक पाए। तो इसलिए इस जोन को कहते हैं रेशनल जोन। तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब 3 रीजन तो हमने बता ही दिए कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और फर्स्ट, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के अंदर क्या क्या होता है ये सब हमने अच्छे से पढ़ ही लिया। एफिशिएंसी हमने चेक कर ली, हमने इनके रिलेशन चेक कर लिए। तो ये तीनों स्टेज जो है ये हमने पहले ही पढ़ ली है। उसके बाद आता है फैक्टर रिलेशनशिप। अभी हमने फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप पढ़ा था, अब है फैक्टर रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या आएगा, फैक्टर की रिलेशनशिप होगी कि कैसे कॉम्बिनेशन के साथ हमें क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, कितना एफिशिएंटली यूज हो सकता है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कैसे इफेक्ट करता है। तो उसी के लिए क्या बनाया जाए, कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना। हमारा गोल क्या है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना, वो भी फैक्टर रिलेशनशिप से। अंडर फैक्टर रिलेशनशिप आउटपुट इज कॉस्ट कैप्ट कांस्टेंट। इसके अंदर आउटपुट को हम कांस्टेंट रखते हैं और फैक्टर के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो इसके अंदर जो पहला टाइप आता है वो है आइसोक्वांट। एन आइसोक्वांट रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिसोर्सेज x1 x2 फिजिकली कैपेबल टू प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आइसोक्वांट एक ऐसी सिचुएशन है जब हम 2 अलग अलग फैक्टर को
एक ऐसे कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, या फिर हम वो सारे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जो किन्हीं दो फैक्टर को कुछ ऐसे कंबाइन करें कि उनसे सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट मिले, ठीक है, क्योंकि हमें आउटपुट रखना है सेम। तो वो सारे कॉम्बिनेशन जिनमें दो फैक्टर के बीच में कॉम्बिनेशन करके हम सेम क्वांटिटी में आउटपुट ले सकें, तो वो हो जाते हैं आइसोक्वांट। अब आइसोक्वांट के कैरेक्टर क्या क्या है? जो इसका स्लोप होगा वो नेगेटिवली होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद है ये कॉन्वेक्स होगा, बिल्कुल कॉन्वेक्स है। उसके बाद है नॉन इंटरसेक्टिंग, और ये आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे बीच में गैप। आइसोक्वांट लाई अबाउ टू द राइट टू अनदर रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट। आइसोक्वांट जो ज्यादा आउटपुट दे रहा होगा वो उससे ऊपर होगा। द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट डिनोट्स द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। अब ये होता क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन होता क्या है? नंबर ऑफ यूनिट रिप्लेस्ड रिसोर्स बाय नंबर ऑफ यूनिट एडेड रिसोर्स। कितनी यूनिट्स निकाली है एक्स इनपुट की और कितनी यूनिट डाली है एक्स टू इनपुट की, तो इस चीज के रेशो को बोलते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। अब उन्होंने जो कहा था कि MRTS क्या डिनोट करता है, वो जो ये स्लोप है, ये स्लोप ही डिनोट करता है MRTS। अब हम कहेंगे कि जैसे कि हम एक बार इसकी बात करेंगे और फिर बात करेंगे इसकी। हमने कहा कि आइसोक्वांट क्यों है, ये दोनों आइसोक्वांट क्यों है, इसको ग्राफ से समझिए। ये कैपिटल ले लिया हमने, ये ले लिया लेबर। कैपिटल मतलब हमारा खर्चा लग रहा है, लेबर मतलब हमने नंबर ऑफ लेबर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब 20 ही कैपिटल लिए और 20 ही लेबर लिए, ठीक है। 20 क्वांटिटी में कैपिटल ली और 20 यूनिट में लेबर लिए, तो उनसे हमें जितना प्रोडक्ट मिल रहा है, आउटपुट जितना मिल रहा है, वही हम और कैसे ले सकते हैं? अगर हम कैपिटल ले 10 और ये ले 40, ठीक है। ये थोड़ा गलत आ गया है, मैंने ही बनाया, ये ऐसे होगा। अगर हम 40 ले लेबर और 10 ले कैपिटल, तो 40 गुणा 10 400, और ऐसे ही अगर हम 20 ले कैपिटल और 20 ले लेबर, तो 20 गुणा में 20 इक्वल टू 400। तो यही कहने का मतलब है कि ऐसे कॉम्बिनेशन दो अलग अलग इनपुट्स के जिनसे सेम क्वांटिटी में आउटपुट निकलता हो तो आइसोक्वांट हो गए। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट्स। क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट्स? आपको पता, सब्स्टिट्यूट आप नाम से ही समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का एक सब्स्टिट्यूट, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह हम कुछ और रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। द रेंज ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन विच विल प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट when one factor is reduced in quantity, second factor must always be increased, MRTS always less than 0। तो इस केस में सब्स्टिट्यूट्स के केस में MRTS होगा लेस देन 0। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कौन से होते हैं? when two resources are completely interchangeable, they are called perfect substitute। मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूट जिसकी सेम अमाउंट में दूसरा रिसोर्स यूज कर ले, तो वो हो गए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और इनके केस में नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन आती है, MRTS कांस्टेंट होता है। सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल है, अगर हम फैमिली लेबर ले ले या फिर हार्ड लेबर ले ले, दोनों को ही सेम नंबर में अप्लाई करना पड़ेगा। सेम पर्सन्स का काम है तो वो सेम पर्सन ही करेंगे। फार्म प्रोड्यूस ले ले या फिर परचेज्ड सीड ले ले, फार्म ले हुए सीड ले ले अपने ही फार्म से, या फिर हम सीड परचेज करके लाने पड़ेंगे सेम ही, यूज करने पड़ेंगे सेम ही। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ किसी को बेनिफिट कर रहा है। द टू रिसोर्सेज विच आर यूज टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हमेशा हम साथ में यूज करते हैं और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, रिडक्शन इन वन फैक्टर कैन नॉट रिप्लेस्ड बाय एन इंक्रीज इन अनदर फैक्टर। इस केस में क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक फैक्टर को रिड्यूस करके और दूसरे फैक्टर को बढ़ा दें तो हमें सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। इस केस में ऐसा नहीं है, जैसा कि आइसोक्वांट में चल रहा था, जैसे कि सब्स्टिट्यूट में चल रहा था। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स के केस में ऐसा नहीं है। इसके अंदर MRTS 0 होता है। और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कौन से होते हैं?
टू रिसोर्सेज विच आर यूज टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन आर कॉल्ड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। जो दो रिसोर्सेज जो हमेशा साथ यूज किए जाते हैं और फिक्स प्रोपोर्शन में, इट मीन्स दैट ओनली वन एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विल प्रोड्यूस पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। और इसका मतलब ये होगा कि उनको एक एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन में ही ऐड करना पड़ेगा, तभी वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट दे पाएंगे। द आइसोक्वांट इन दिस केस इज ऑफ राइट एंगल। तो ये राइट एंगल में बनाएंगे ऐसे, जैसे ये है, ये x1 सब्सटीट्यूट है, ये x2 सब्सटीट्यूट है, ये x1 सब्सटीट्यूट है। तो ये जितना प्रोडक्ट देंगे उसका ये स्लोप आएगा। अब लगा लो कोई ऐसा सब्सटीट्यूट है जो इससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम अगर ऐड करेंगे इन दोनों को, तो वो ये नेक्स्ट वाला स्लोप देगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो ये नेक्स्ट वाला स्लोप देगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रैक्टर और ड्राइवर का। जो ट्रैक्टर है हम उसको बिना ड्राइवर के नहीं चला सकते, एक ट्रैक्टर पे एक ही ड्राइवर बैठेगा, तो इसका मतलब दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में बन रहे हैं। उसके बाद है पेयर ऑफ बुल्लोक और लेबर। एक पेयर ऑफ बुल्लोक के साथ कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लेबर ही यूज की जाएगी। उसके बाद है टाइप ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन। अब इसके फैक्टर टाइप देखेंगे फैक्टर सब्सटीट्यूशन के। पहला है फिक्स प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन, फिक्स प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन आउटपुट। इसका ये वाला है डायग्राम। आइसोक्वांट आर एल शेप। constant rate of substitution for each one unit gain one factor, a constant quantity of another factor must be sacrificed। इसमें क्या होगा कि अगर हम दो हमारे पास इनपुट है, अगर हमने एक को इंक्रीज किया है तो ये जरूरी है कि दूसरे को घटाएं, तभी जाके सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलेगा। जैसे कि फैमिली लेबर और हायर्ड लेबर, अगर हम एक ज़्यादा हायर्ड लेबर ले रहे हैं तो हमें फैमिली में से एक लेबर कम करनी पड़ेगी, तभी हमें इक्वल अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलेगा। अगर हम फैमिली में से एक ज़्यादा आदमी को यूज करवा रहे हैं एज अ लेबर फील्ड के अंदर, तो हमें एक कम लेबर हायर करनी पड़ेगी। और आइसोक्वांट ऑफ लाइनर नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो ये याद रखें कि फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर एल शेप होगा और कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। उसके बाद है डिक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ईच वन यूनिट इंक्रीज इन वन फैक्टर रिक्वायर्स स्मॉलर और स्मॉलर सेक्रीफाइस ऑफ अनदर फैक्टर। इसमें क्या होगा, अगर हम एक यूनिट को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी यूनिट्स को हमें घटाना ही पड़ेगा। तो जैसे कि कैपिटल एंड लेबर की बात करें, अगर हम पैसा बढ़ा देंगे किसी चीज़ में लगाने के लिए पैसा बढ़ा रहे हैं तो हमें कम लेबर की जरूरत पड़ेगी। कंसनट्रेट्स और ग्रीन फोडर की बात करें, अगर हम ग्रेन्स ज़्यादा दे रहे हैं तो हमें ग्रीन फोडर कम देना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइव स्टॉक है, जो पशु है, वो खाएगा तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी सेम केस है, क्योंकि हमें देने तो उसे स्पेसिफिक अमाउंट में डोज है ना, स्पेसिफिक क्वांटिटी में नाइट्रोजन सल्फर जो भी है। तो उसके लिए अगर हमने ज़्यादा ऑर्गेनिक डाल दी तो जितनी ऑर्गेनिक से मिल रही है उतनी कम करके रिक्वायर्ड में से इनऑर्गेनिक की डोज डाल दो। और इसके लिए जो आता है वो हमेशा कॉन्वेक्स आता है। कॉन्वेक्स मतलब ये वाला, हाँ यही। पहला था आइसोक्वांट और दूसरा है आइसोकोस्ट लाइन। प्राइस लाइन, बजट लाइन बोलते हैं इसको, आइसो आउटले लाइन, फैक्टर कोस्ट लाइन ये बोलते हैं इसको अंदर। आइसो कोस्ट लाइन डिफाइन है द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसोर्सेज x1 x2 विच कैन परचेज्ड विद गिवन आउटले फंड। As the total outlay increases in cost line move further away from the origin. In cost line, iso cost line is a straight line because input price do not change with the quantity purchased. The slope of iso cost line indicate the ratio of factor prices. तो इसमें बात हो रही है कि iso cost मतलब हमें कोस्ट हमेशा सेम रखनी है। दो अलग अलग हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अब हम उनके बीच में कॉम्बिनेशन करवाएंगे और कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि कोस्ट जो हमने एक बार स्पेसिफाई कर दी उतनी ही कोस्ट के अंदर वो दोनों को अरेंज करना है। एक को बढ़ाओ, एक को घटाओ, दोनों को बराबर रखो, चाहे दोनों को फ्री रखो, पर हमें कोस्ट सेम चाहिए। उसके बाद है प्रोडक्ट रिलेशनशिप। फैक्टर रिलेशनशिप खत्म हुआ, प्रोडक्ट रिलेशनशिप। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो सबसे मेन पार्ट था वो था डिमिनिशिंग रिटर्न वाला लो था जो उसके अंदर, और उसके बाद जो मैंने एमपीपी, टीपीपी और एपीपी के बीच में रिलेशनशिप बताया था वो, और उसके 3 स्टेजेस में क्या क्या इलास्टिसिटी थी, किस पॉइंट के बढ़ने से कौन सा पॉइंट बढ़ रहा था, किसके ज़ीरो होने पे कौन सा पॉइंट हाईएस्ट था, वो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब प्रोडक्ट रिलेशनशिप भी ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट में निपटाएंगे। प्रोडक्ट रिलेशनशिप डील्स विद द रिसोर्सेज allocation among the competing enterprises. The goal of product relationship is profit maximization. ठीक है। अब हम किसी भी अगर इंडस्ट्री की बात करें, फर्म की बात करें, तो उसके अंदर 1, 2, 3 कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। हम 2 प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं कि एक इंडस्ट्री से 2 प्रोडक्ट निकलेंगे। अब उन प्रोडक्ट्स की रिलेशनशिप पढ़नी है कि एक प्रोडक्ट के बढ़ाने से क्या दूसरा प्रोडक्ट घट रहा है, और क्या दोनों कांस्टेंट रह रहे हैं, या दोनों को एक दूसरे से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो प्रोडक्ट रिलेशनशिप पे पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू प्रोडक्ट्स कैन दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनपुट देंगे, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि प्रोडक्ट की क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे ले लिया कि एक फार्मर के पास टोटल 5 एकड़ लैंड है, ठीक है, उसके पास 5 एकड़ लैंड है। उसने लगाया, एक बार उसने कॉटन, मतलब उसके बाद लगाने को क्या क्या है, कॉटन है और मेज है। उसने पहले साल क्या किया कि उसने कॉटन तो बिल्कुल लगाई नहीं, मेज 5 के 5 में लगा दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रोडक्शन था वो 60 क्विंटल हो गया। जो दूसरी बार था उसने क्या किया कि 1 एकड़ में लगा दिया कॉटन और 4 एकड़ में लगा दिया मेज। उसकी वजह से 8 क्विंटल आ गया अपना कॉटन और 48 क्विंटल आ गया मेज। ऐसे कर करके ये इसके इतने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कॉम्बिनेशन है, हम ऐसे ही चेक करेंगे किसके कैसे कैसे कॉम्बिनेशन है, क्या क्या हो रहा है। और आप देख सकते हैं एक पॉइंट ये 0 है, एक पॉइंट ये 0 है, ये अपना y2 है, ये अपना y1 है। तो आप सिर्फ सिंपली ये याद रखें कि जो इसका ग्राफ होगा वो ये इस तरह का ग्राफ होगा, कर करके बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएगी। तो अब वो पॉसिबिलिटी पढ़ने का टाइम है कि पहला है जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होगा, ऑल फार्म कमोडिटीज आर मोस्टली जॉइंट प्रोडक्ट। जितने भी फार्म की प्रोडक्टिविटी होती है जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, वो सब लगभग जॉइंट प्रोडक्ट के ही अंदर आती है। कैसे, दीज आर प्रोड्यूस थ्रू सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सिंगल प्रोसेस से बन रहे हैं और 2 कंबाइंड प्रोडक्ट बन रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दूसरे का ही बाई प्रोडक्ट हो। तो जैसे एक मेन प्रोडक्ट हो गया और दूसरा उसका बाई प्रोडक्ट हो गया। अब अपने एग्रीकल्चर में तो सारे ही काम ऐसे ही होते हैं, मोस्टली सारे ही काम ऐसे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें वीट की, तो वीट से मिलेगा स्ट्रो, तो स्ट्रो होगा बाई प्रोडक्ट और ये दोनों जॉइंट प्रोडक्ट हो गए एक दूसरे का। पैडी हो गया तो पैडी का हो गया स्ट्रो, तो पैडी का स्ट्रो हो गया बाई प्रोडक्ट और ये हो गए दोनों जॉइंट प्रोडक्ट। जो ग्राउंडनट है उसके हल्म हो गए और ये दोनों हो गए जॉइंट प्रोडक्ट। जो कॉटन सीड हो गया उसके साथ हमें लिंट मिल रही है रुई कॉटन, वो हो गया अपना बाई प्रोडक्ट और ये दोनों क्या हो गए जॉइंट प्रोडक्ट। कैटल से मैन्योर बन रहा है, कैटल से मैन्योर मिल रहा है और इससे दूध भी मिल रहा है। उसके बाद है बटर से बटर मिल्क, बटर एंड बटर मिल्क। उसके बाद है बीफ एंड हाइड्स, मटन एंड वूल। तो ये सब बाई प्रोडक्ट है और इनके लिए ये वाला ग्राफ बनता है। दूसरे वाला का है कॉम्प्लीमेंट्री एंटरप्राइज, मतलब एक के होने से दूसरे को फायदा हो रहा है। जितना एक होगा वो दूसरे को फायदा ही देगा। कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन 2 एंटरप्राइजेज एग्जिस्ट व्हेन विद अ चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन। एक के चेंज होने से अदर ऑल्सो चेंज इन द सेम डायरेक्शन, दूसरे को भी सेम डायरेक्शन में ही दिक्कत होगी अगर एक चेंज होगा तो। उसके बाद है व्हेन द रिसोर्सेज इन इनपुट वन प्रोडक्ट विद रिसोर्सेज हेल्ड कांस्टेंट also result an increase in the output of other product. When increase in output of one product, अगर एक प्रोडक्ट के आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे के में भी अपने आप हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका सीरियल एंड पल्सेज। जब हम सीरियल के साथ पल्सेज लगा रहे हैं तो पल्सेज क्या करेगी, उसको क्या करेगी, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी जिससे दूसरे का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर हम लाइव स्टॉक की बात कर रहे हैं, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, क्रॉप का जो चारा होगा, जो भूसा होगा वो लाइव स्टॉक को देंगे और लाइव स्टॉक का जो मैन्योर होगा वो क्रॉप को देंगे। तो ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहे हैं। और ये हो गया इनका ग्राफ। और ये कंपीट एक साथ एक करते नहीं है, एक दूसरे को फायदा ही देते हैं।
तीसरा है सप्लीमेंट्री एंटरप्राइज, मतलब अब ये एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री वर्क करेंगे, दोनों ही नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन, एक दूसरे के प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे। सप्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन एंटरप्राइजेज व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट ऑफ वन प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन और लेवल ऑफ अदर प्रोडक्ट। एक के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल है स्मॉल पोल्ट्री और डेयरी, स्मॉल पोल्ट्री हो और उसके साथ डेयरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर बिक्री हो। उसके बाद कॉम्पिटेटिव, मतलब एक दूसरे के में कंपटीशन हो। रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वन प्रोडक्ट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट इनवर्सली, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा अपने आप घट जाएगा। द मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन इज नेगेटिव, इसके लिए ये याद रखना, जो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन है वो कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेज में नेगेटिव होता है। इसके लिए एग्जाम्पल आप कुछ भी रख सकते हैं, वीड का ही रख देते हैं। वैसे वीड तो नेचुरल हो गया, वीड ना रखें, कोई भी दो क्रॉप लगा लेते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। न्यूट्रिशन तो सेम ही है, अगर इसने न्यूट्रिशन ज़्यादा ले लिया तो इसको कम मिलेगा, इसकी ग्रोथ कम होगी, इसका प्रोडक्शन कम होगा। उसके बाद है एंटागोनिस्टिक प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट्स में बी डेट्रीमेंटल टू ईच अदर बिकॉज द डिजीज ऑफ और सिमिलर फैक्टर। एंटागोनिस्टिक का मतलब ये है कि जब दो चीज़ें, जो दो प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं, जिनको हम दो प्रोडक्ट को एक साथ बना रहे हैं, उनमें अगर एक को कुछ प्रॉब्लम भी होती है, किसी तरह की डिजीज भी आती है, किसी तरह का फैक्टर उसे अफेक्ट भी करता है, तो उस टाइम पे दूसरे को कोई दिक्कत नहीं होगी और दूसरा अपना फ्रीली सर्वाइव कर जाएगा। जैसे एक्वाकल्चर पैडी कल्टीवेशन के अंदर, अगर जैसा देखे हैं ना जापान वगैरह चाइना वगैरह साइड क्या करते हैं कि पैडी के फील्ड में पानी तो खड़ा ही होता है, उसमें एक्वाकल्चर रख लेते हैं, मछली पालन कर लेते हैं। तो अगर इसके अंदर डिजीज आ भी गई है, खराब भी हो गई, तो ये तो चल जाएगा। इसी के साथ अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको एक बात बताऊं, ये पूरा टॉपिक यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है, और जिन्होंने कुछ पार्ट अवेलेबल करा रखे हैं वो भी छोटे छोटे पार्ट करके आपको डिस्क्राइब कर रखे हैं। प्रोडक्शन वाला जो है, प्रोडक्शन सिस्टम वाला, वो कुछ वीडियोस ही अवेलेबल है, और मैंने काफ़ी एफर्ट के साथ ये वीडियो आपके लिए बनाई है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है मुझे पता है, पर आप लोगों के लिए बनाई है। आप भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने घर में होंगे, अपने घर में सेफ होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। ये पैंडेमिक है, दिक्कत बहुत है, आप लोगों को अपने घर वालों को और खुद का ध्यान अच्छे से रखना होगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।